नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। वीके सिंह और मोहन भागवत के बयान पर राज्यसभा में गतिरोध। विपक्ष ने की विदेश राज्य मंत्री को पद से हटाने की मांग। बचाव में उतरी सरकार। जीएसटी पर मुख्य आर्थिक सलाहकार समिति ने सौंपी रिपोर्ट। 17 से 18% होगा जीएसटी स्टैंडर्ड रेट। 1% इंटर स्टेट रेट को भी खत्म करने की सिफारिश। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पर चर्चा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अन्ना के माने सारे सुझाव बिल पास कराने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री के पास। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 1 जनवरी से नंबर के आधार पर चलेंगी निजी गाड़ियां। बदरपुर थर्मल पावर प्लांट भी होगा बंद। और तमिलनाडु में बारिश थमने से राहत। मोबाइल सेवाएं आंशिक रूप से बहाल। राहत पहुंचाने के लिए चेन्नई पहुंचा आईएनएस एरावत। तो आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के विवादित बयान को लेकर गतिरोध देखने को मिला। बीएसपी प्रमुख मायावती ने उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग की। कांग्रेस ने भी उनकी मांग का समर्थन किया। हालांकि सरकार उनका बचाव करती रही। राज्यसभा में दूसरे दिन भी केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान को लेकर गतिरोध बना रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने सिंह की दलितों के खिलाफ टिप्पणी का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग की। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बीएसपी के साथ नजर आई। सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस मामले में प्रधानमंत्री से वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्री वीके सिंह के मामले में दलित प्रकरण को लेकर सरकार का जो रवैया हमें देखने के लिए मिला है, तो अति दुखद व अति चिंताजनक भी है। उस मंत्री को एक पल भी मंत्रिमंडल का साथी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। हालांकि इस मामले में सरकार वीके सिंह के बयान का बचाव करती नजर आई। वीके सिंह जी ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो किसी भी दलित समाज के अपमान का कारण हो। वहीं समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर आरएसएस प्रमुख भागवत की टिप्पणी का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उनकी इस टिप्पणी से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है। न्यायालय में लंबित होने के बाद भी बेरोक को आरएसएस चीफ का बयान देना ये दर्शाता है कि सरकार की मिलीभगत के तहत ही ये सब किया जा रहा है। इस मुद्दे पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अदालत के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। संकल्प को दोहराने का उनको जो है वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन निर्माण के संबंध में हमारा स्पष्ट मत है कि निर्माण जो है वो न्यायालय के निर्णय के तहत होना चाहिए और न्यायालय के निर्णय का सबको सम्मान करना चाहिए। सदन में गतिरोध की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका। विरोध की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में 6 सांसदों ने लोकसभा सांसद विजयन जे पांडा पर विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के लिए सदन को नोटिस दिया है। पांडा के राज्यसभा की शक्ति पर फिर से विचार करने संबंधी लेख के बाद सदन में नोटिस पेश किया गया। लोकसभा में बीजेडी सांसद जयंत पांडा के खिलाफ राज्यसभा में 6 सदस्यों ने नोटिस दिया। ऊपरी सदन में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को कांग्रेस सांसद मोहसिना किदवई, जेडीयू सांसद केसी त्यागी, समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल, सीपीएम सांसद टी.के. रंगराजन, सीपीआई सांसद डी राजा और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ये नोटिस दिया। इन 6 सांसदों का आरोप है कि पांडा ने अपने लेख में जो विचार जाहिर किए हैं वो दरअसल विशेषाधिकार हनन और राज्यसभा की अवमानना से जुड़ा है। पांडा के आर्टिकल से राज्यसभा की मान मर्यादा कम हुई है और उनके वक्तव्य से जो इसकी शक्तियां हैं संविधान में प्रदत्त हुई उसका उल्लंघन हुआ है। नाराज राज्यसभा सांसदों ने ये भी कहा कि जयंत पांडा के लेख से भारत के संविधान का भी अनादर हुआ है, जिसमें दोनों सदनों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है।
it is an issue related to certain values and certain defining of powers of both the houses of parliament. राज्यसभा के जो अधिकार हैं और राज्यसभा की जो इख्तियारात हैं उसको कम करना मैं समझती हूँ कोई मायने नहीं रखता। पांडा ने एक लेख में ये कहा था कि राज्यसभा की शक्ति को कम करने की जरूरत है ताकि जन भावना को वहां रोका ना जा सके। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो एक तरफ पांडा का आर्टिकल, उसके बाद राज्यसभा में 6 सांसदों की ओर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस, और वहीं पर वीके सिंह और राम मंदिर के मसले पर अवरोध। बात करेंगे नीरजा चौधरी से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है कि असल में इन दोनों मुद्दों के सहारे किस तरीके की तस्वीर आगे बनती दिख रही। सबसे पहले अगर मैं जय पांडा के आर्टिकल पर आऊँ, क्योंकि एक बार फिर से मैं कहूँ कि इस बहस को इस आर्टिकल के जरिए बल मिलता है कि क्या वाकई जो वीटो पावर है राज्यसभा में और जो डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके कंपेरिजन में जो कि नॉमिनेटेड लोग हैं वो किस तरीके से वीटो का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई एक ऐसे वक्त पर ये आर्टिकल आया है जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्मूथ जाएगा, लेकिन एक बार फिर से ये एक अवरोध के तौर पर दिखता है? देखिए, 2 चीज़ें आप कह रहे हैं। एक तो क्या उसमें पार्लियामेंट में गतिरोध बना रहेगा, दूसरा जय पांडा के आर्टिकल पे। जय पांडा ने कई चीज़ें कही हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूँ कि राज्यसभा के राइट्स को कम किया जाए, लेकिन उन्हें राइट है ये कहने का। ये कहना, अब ये तो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट हो रहा है राज्यसभा का, जो मेंबर्स कह रहे हैं वो मतलब है कि नहीं वो तो चेयर तय करेगी, लेकिन अगर इस लॉजिक को आप एक्सटेंड कर देंगे तो इसका मतलब किसी चीज़ पर डिस्कशन ही होगा। जैसा है चीज़ें वैसी ही रहनी चाहिए। लेकिन ये मानना कि राज्यसभा लोकसभा के निर्णयों को रोकती है, राज्यसभा भी उतनी इलेक्टेड हाउस है जितना कि लोकसभा। नंबर 1, इनडायरेक्ट इलेक्शन है या नहीं। आप ऐसी स्थिति ले दीजिए, कल अगर भावुक हो के पूरा देश किसी को इलेक्ट कर लेता है जो डिक्टेटर अपने को समझने लगता है, तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चेक्स एंड बैलेंसेस का वो किया है। राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ इलेक्टेड हैं लोग, वो चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने नॉमिनेट कर दिया और राज्यसभा बन गई। तो सारा प्रोसेस इलेक्शन का ही है। स्टेट से लेके स्टेट सिलेक्ट करती हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, और चेक्स एंड बैलेंसेस की बात है। तो मुझे लगता है क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देगा, ये बहुत सवाल उठते हैं। लेकिन जहाँ तक जय पांडा का राइट है इस बहस को खड़ा करना, इस पे दोबारा सोचने की कहना, वो पूरा राइट हक होना चाहिए किसी भी मेंबर को, किसी भी सांसद को, किसी भी सिटीजन्स को। चलिए, अब मैं दूसरे बड़े मुद्दे पे आता हूँ कि राज्यसभा में ऐसा लग रहा था कि कुमारी शैलजा का जो मसला हुआ उसके बाद दोनों पक्ष की ओर से जो सहमति बनी, ऐसा लग रहा था कि अब विधायी कामकाज शुरू हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से वीके सिंह के पुराने बयान को एक बार फिर से वापस कुरेदा गया, बीएसपी का उसके बाद आक्रामक तेवर और फिर कांग्रेस का सपोर्ट, कैसे देखती हैं आप? देखिए, विपक्ष की तरफ से सरकार की घेराबंदी जारी है, और इससे जो मन में सवाल उठ रहा है क्या जीएसटी का क्या फेट होने वाला है। हालांकि बातचीत चल रही है, गिव एंड टेक दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया, फिर उसके बाद कांग्रेस के अंदर बातचीत चल रही है, कई उनकी मांगे मान ली हैं। जो स्टिकिंग पॉइंट है जो कहा जा रहा है वो 18% है, उसका इंक्लूजन क्या कॉन्स्टिट्यूशन बिल में होना चाहिए, क्या ये संभव है, और संभव नहीं है तो क्या बिल आगे जाएगा, क्या उसकी वजह से गतिरोध पैदा होगा। ये पॉलिटिक्स पे डिपेंड करेगा, ये छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं। अगर मंशा हो तो 5 मिनट में चीज़ें सलट सकती हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। दलित का मुद्दा तो एकदम सरकार ने नॉन इश्यू जो था उसको दिया है विपक्ष को। कुमारी शैलजा ने अपने स्पीच में कहा किस तरह से 2013 में उनसे उनकी जाति के बारे में पूछा गया, और उसी स्पीच में क्लियर है कि वो मेन मंदिर की बात नहीं कर रही थी, लेकिन ये मैन्युफैक्चर डिसेंट जो बात कर दी पीयूष गोयल ने हाउस में, और फिर वो बवाल मच गया और एक दलित का मुद्दा सामने आ गया। और शैलजा, कुमारी शैलजा जो यूपीए के दौरान उस तरह से दलित लीडर नहीं मानी जाती थी, 2 दिन में एनडीए ने उनको दलित लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, एक मुद्दा हाथ में दे दिया।
वीके सिंह का जो बयान था अक्टूबर का बयान है, और एक मौका देख के उसे वापस एक बार से कहा और जाए। विपक्ष ने, सिर्फ बीएसपी ने उस चार्ज को लीड किया, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, सपा भी उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यूपी इलेक्शन आने वाला है और हर अपॉर्चुनिटी को सीज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो दलित का मुद्दा कि ये सरकार एंटी दलित है, ये एक मौका मिल गया है विपक्ष को, और उस मसले पर पूरी घेराबंदी है, घेराबंदी करने की कोशिश की। और जिस तरीके से मंदिर के मुद्दे पर मैं कहूँ कि बयान आया भागवत साहब का, और कुछ लोग आज ये भी कहते सुने गए संसद परिसर में कि पहली गलती बिहार चुनाव में हुई थी, जो एक रिजर्वेशन को लेकर बयान दिया गया था, और दूसरी संसद में जब सब कुछ एक सटीक लाइन पर चल रहा था, तब ये बयान फिर से एक बार ऐसा लगता है कि मुद्दों को, यानी कि जो ट्रैक पर थी गाड़ियाँ, उन्हें पट्टी से उतारने का काम होगा। ये समझ में नहीं आ रही। आरएसएस का अपना एजेंडा है, मोहन भागवत अपनी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन अगर ये सही है कि सरकार में उनका हाथ है, सरकार कैसे चले, किस तरफ जाए, क्या उनके मुद्दे हों, तो टाइमिंग वाइज तो इस समझ में नहीं आ रहा। इस समय सरकार रीच आउट कर रही है ऑपोजिशन को कि भाई जीएसटी पास हो जाए, जीएसटी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसके सामने, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत हाई स्टेक है सरकार के लिए। उस समय मोहन भागवत का कलकत्ता से ये बयान देना कि मंदिर बनेगा और हम जान भी दे देंगे इसके लिए, तो फिर नेचुरली ऑपोजिशन तो रिएक्ट करेगा। तो क्या हो रहा है, क्या कई बार तो लोग कहते हैं और लगता है कि शायद हो सकता है इसमें तथ्य हो कि क्या आरएसएस के कुछ लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्ट्रांग नहीं बने, उनकी लेग पुलिंग एक तरीके से, मतलब कुछ अपना रेन इन करके उनको रखा जाए, तो जब थोड़ा कुछ मामला सलटता है तो कहीं ना कहीं कोई बयान दे देता है जिससे फिर बवाल मच जाता है। बिल्कुल, देखना बहुत अहम होगा नीता कि सोमवार से किस तरीके से सदन रिएक्ट करता है, और क्या वाकई जीएसटी के मसले पर चर्चा शुरू होती है दूसरे अहम बिलों पर, या फिर विवाद जो है या विवादित बयान है उन पर लगातार गतिरोध बरकरार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। सरकार राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को लागू करने के बारे में जल्द ही कदम उठाएगी। हालांकि सरकार ने सूखे के चलते होने वाले नुकसान पर किसान कर्ज माफी योजना पर कोई भरोसा नहीं दिया। प्रश्नकाल के दौरान कई सांसदों ने सूखे के चलते किसानों को होने वाली समस्याओं पर अपनी चिंता जताई। लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने जानकारी दी कि सूखे से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लेकर आएगी। इसके अलावा अब 33% फसल के नुकसान के लिए लोन अदायगी पर रियायत दी जाएगी। हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसके 330 रुपए देने पर हर किसान भाई या बहन को जीवन बीमा मिल सकती है, और अगर किसी का भी देहांत होता है तो उस पे जो आपको कवरेज मिलता है वो 2 लाख रुपए का है। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और वाम समेत कई दलों के सांसदों ने किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। सदस्यों ने सरकार से फसल बर्बाद होने की सूरत में किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की मांग की। जब तक किसान को उसके खेतों को साधन संपन्न बनाने के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक उसकी स्थिति बड़ी भयावह बनी रहेगी। Despite this widespread agrarian distress and farmer suicide, what prevents this government from implementing the National Commission on Farmers' recommendation that there should be agriculture credit at not more than 4% rate of interest? कृषि क्षेत्र के अंदर किसानों पे एक संकट की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कर्जा माफी की योजना यूपीए के तर्ज पे ये सरकार भी लाने का काम करेगी। हालांकि सरकार ने इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। सरकार ने ये जरूर कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, कम ब्याज पर आसान लोन,
उर्वरक सब्सिडी और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाकर नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा रही है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अगुवाई वाली समिति ने जीएसटी पर 100 पन्नों की अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है। हालांकि जीएसटी पर पूरी रिपोर्ट सोमवार को सौंपी जाएगी। अरविंद ने बताया कि जीएसटी का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15 से 15.5% के बीच होगा। जीएसटी के रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के 3 हिस्से होंगे, लो, हाई और स्टैंडर्ड। जीएसटी का जो अहम ये प्रारूप का हिस्सा होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स और स्टैंडर्ड उन पर रेट लागू होना है। जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट 17 से 18% के बीच होगा, लो रेट 12% और हाई 40%। इसमें प्रस्तावित 1% इंटरस्टेट रेट को खत्म करने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक में जीएसटी रेट को शामिल न करने की सिफारिश है। साथ ही रिपोर्ट में पेट्रोलियम और अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में रखा गया है। दिल्ली विधानसभा ने जन लोकपाल बिल को पारित कर दिया है। सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर इस बिल को मंजूरी देने की अपील करेंगे। आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संशोधित जन लोकपाल बिल को पेश किया, जिसके बाद इस पर चर्चा हुई। संशोधित जन लोकपाल बिल में 2 बदलाव किए गए हैं। चयन समिति में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। चयन समिति के 4 सदस्य आपसी सहमति से चुने जाएंगे, जबकि बाकी 3 सदस्यों का चयन विपक्ष के नेता, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पूर्व लोकपाल करेंगे। लोकपाल को हटाने के लिए हाई कोर्ट की जांच के बाद सदन में वोटिंग करानी होगी, जिसके बाद ही लोकपाल को हटाया जा सकेगा। उधर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर इस संशोधित जन लोकपाल ड्राफ्ट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंशा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2014 के जन लोकपाल बिल को क्यों नहीं पेश किया जा रहा। कांग्रेस और बीजेपी पहले ही जन लोकपाल का विरोध कर चुकी। ये कानून एक कमेटी बनाई गई है, सिलेक्शन कमेटी। उस सिलेक्शन कमेटी जो है वो लोकपाल को चयन करेगी। शुरू में हमने 4 लोगों को इसमें डाला था। कई लोगों का इतराज हुआ, अन्ना जी से मिले, अन्ना जी बोले 3 आदमी और डाल दो। हमने 3 आदमी और डाल दिए, अपने को क्या फर्क पड़ता है। 2014 का जो बिल है वही लाना चाहिए और ये सब जो बदलाव करे गए हैं ये ठीक नहीं। और इस मसले पर और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अनु देवान जुड़ रहे हैं। अनु, दिल्ली विधानसभा ने भले ही बिल पास कर दिया हो, लेकिन अभी इसे एक लंबा सफर तय करना है। जो सबसे बड़ी चुनौती अब आगे की है वो क्या है? बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा ने तो इस बिल को पास कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इसको केंद्र से पास करके इसको कानून बनाने की, क्योंकि ये बिल जिस तरह से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो केंद्र के लोकपाल बिल से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक लड़ाई जो पुरानी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की चलती आ रही है वो इस बिल में भी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार के लिए विधानसभा से इसे पूर्ण बहुमत के साथ पास कराना कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि 67 विधायक इन्हीं के हैं। लेकिन केंद्र से इस बिल को पास कराना और जनता के सामने इसी बिल को लेकर जाना ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन कविंद्र, यहाँ पे बात ये भी आ रही है कि 2014 वाला बिल आखिर बदलना क्यों पड़ा। वो केंद्र के बिल से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता था, और वो शायद जिस तरह से प्रशांत भूषण कह रहे हैं और विपक्ष कह रहे हैं कि वही बिल लाना चाहिए था, वही लेकर आते तो केंद्र से पास हो सकता था। लेकिन अरविंद ने सदन में ये साफ किया है और ये चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री इसको पास नहीं करेंगे तो उनको उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। तो अरविंद ने सदन में ये बात भी चेतावनी भरे स्वर में कही है कि अगर ये बिल केंद्र पास नहीं करती है तो ये जरूर अपनी कोई नई रणनीति सामने लेकर आएंगे। चलिए अनु, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। उधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला किया। सर्दियों में राजधानी में नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियां चलेंगी। सरकार का फैसला 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। इस फैसले के तहत अब एक दिन इवन नंबर और दूसरे दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ सकेंगी। और दिल्ली सरकार के इस फैसले का अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं। लेकिन इसके अलावा प्रदूषण को और कम करने के लिए सरकार ने बदरपुर पावर प्लांट को भी अब बंद करने का फैसला लिया है। तमिलनाडु में प्रशासन और राहत एजेंसियों के सामने बुनियादी सेवाओं को बहाल करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। राहत दल का जोर पीड़ित लोगों तक रोजमर्रा के सामान को पहुंचाने पर है। रेल और सड़क संपर्क में बाधा के चलते चेन्नई में ईंधन की आपूर्ति नहीं हो पा रही। रेल मंत्रालय ने तमिलनाडु के लिए रेल नीर की 1 लाख बोतलें भेजी हैं
और फिलहाल एनडीआरएफ की 35 टीमें तमिलनाडु और पुडुचेरी में राहत के कामों को अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा 15 टीमों को और भेजा जा रहा है। चेन्नई से भारी बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। 12 घंटे की राहत के बाद एक बार फिर चेन्नई में दोपहर में भारी बारिश हुई। हालांकि बीच में बारिश थमने के बाद राहत और बचाव अभियान को तेज किया गया था, लेकिन अभी भी लाखों लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। मोबाइल फोन सेवा आंशिक रूप से बहाल हो गई है और परिवहन सेवा में भी सुधार होने के संकेत हैं, जबकि एटीएम जैसी दूसरी सेवाएं अब भी बंद हैं। एहतियात के तौर पर अभी भी चेन्नई के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रखी गई है। लोगों तक पीने का पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती है। जहां पानी नहीं जमा हुआ है वहां पावर रेस्टोरेशन हुआ है, कम्युनिकेशंस नेटवर्क में भी सुधार हुआ है। पिछले कई घंटों से हम अपने ऑफिसर्स से बहुत अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं, हम अपने टीम लीडर से बात कर पा रहे हैं। और कई ऐसे जगह हैं जहां पे सूख गई हैं, पानी नहीं है वहां पे, और पानी के स्तर में, जल के स्तर में भी काफी गिरावट आई है। अस्पतालों का बुरा हाल है। चेन्नई के एक अस्पताल में बिजली ठप होने के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने से 18 मरीजों की मौत हो गई। पीड़ित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। सेना और वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने में लगे हैं। वहीं पानी के बीच रह रहे लोगों तक खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं। आईएनएस ऐरावत राहत सामग्री लेकर चेन्नई पहुंच गया है। As you can see behind me now, we've got INS Airawat that has arrived here. Part of the relief material that we got has been handed over to the state administration. चेन्नई समेत कई स्टेशनों के पानी में डूबे होने की वजह से लोगों को बाहर निकालने में परेशानी हो रही है। हालांकि रेलवे युद्ध स्तर पर ट्रकों से पानी निकालने में जुटा है। चेन्नई के करीब राजाली नौसेना के एयर स्टेशन से सीमित कारोबारी उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया गया है। जो हमारे चेन्नई एग्मोर और चेन्नई सेंट्रल स्टेशंस हैं, वो वहाँ पर ट्रैक्स अभी भी डूबा हुआ है। उन स्टेशन तक घुसना और पहुँचना ही मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी भी चेन्नई को छोड़कर राज्य के कई इलाकों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका है। चेन्नई में हैवी रेनफॉल की संभावनाएं अगले 2 दिनों तक काफी कम है। लाइट रेनफॉल वहाँ जारी रहेगी। हैवी रेनफॉल फिर वही पुडुचेरी, कुडालोर, नागापट्टिनम और जो डिस्ट्रिक्ट है साथ में लगे हुए, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में अगले 2 दिनों में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होगा। केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों से राहत तेज करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई का हवाई सर्वे कर बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लिया था। साथ ही केंद्र की ओर से तत्काल 1000 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।